देखने की कोशिश करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो दिखता है सो बिकता है, और लोग ज़्यादा उसको देखना पसंद करते हैं जो झूठ होता है। इसलिए यह बात यदि कहा जाए कि झूठ ही दिखता है और झूठ ही बिकता है तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं, और गांधी जी आज हमारे बीच होते तो वो क्या कहते। उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन आज हम कम्युनिकेशन के जिस दौर में हैं, कम्युनिकेशन का जो यंत्र हमारे पास है, कई जगह इसको जो टर्म दिया गया है वो कहा गया है कि ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का दौर है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के इस दौर को रेवोल्यूशन की संज्ञा दी गई है। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के इस दौर में हम मिस इन्फॉर्मेशन और मिस कम्युनिकेशन के शिकार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस पे हमको विचार करना चाहिए। और सोशल मीडिया के इस दौर में बड़ी आश्चर्य की बात है कि सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अनसोशल होते जा रहे हैं। जो मीडियम आपको सोशल बनाने के लिए है, दरअसल वो आपको अनसोशल बना रहा है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के साथ समाज का जो ये संवाद है, जो इंटरेक्शन है, क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ इसके लिए जिम्मेवार है या समाज भी उसके लिए जिम्मेवार है? समाज और टेक्नोलॉजी का जो डायलेक्टिक्स है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको हमको किस रूप में समझना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी राय है, आप चाहें तो इससे इत्तेफाक रखें, चाहें तो नहीं रखें, लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तब भी और असहमत होंगे तब भी, तो मैं आपके असहमत होने के अधिकार के साथ खड़ा होऊंगा। ये डेमोक्रेसी है। और ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में हम जो झेल रहे हैं, जिसका हम सामना कर रहे हैं, उसको लेकर के किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं करना चाहता हूँ। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उस तकनीक का शिकार जो पीढ़ी होती है वो उसके गलत प्रभावों का शिकार होती है। जो दूसरी पीढ़ी होती है वो उस गलत से सही चीज़ें निकालने को लेकर के एक्सपर्टीज हासिल करती है, और जो तीसरी पीढ़ी होती है वो उस टेक्नोलॉजी का बेटर इस्तेमाल करती है अपने फ्यूचर के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बेहतर करने के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का दौर आया है, इसमें जो पहली पीढ़ी है वो इसके गलत प्रभाव का शिकार हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो फेक न्यूज़ की चर्चा हो रही है, आजकल जो है डॉक्टर्ड वीडियो की चर्चा हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस कम्युनिकेशन की चर्चा हो रही है। लेकिन जब आप इसके बिल्कुल शुरुआती दौर में जाएंगे तो मैं कुछ चीज़ों के प्रति आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बार जब मोबाइल में कैमरा लगा हुआ मोबाइल आया था तो एमएमएस आने शुरू हुए थे, और लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध थे वो रिश्ते तार तार हुए थे। बॉलीवुड और अलग अलग जगह पे इस पे फिल्में भी बनी। वो होता ये था कि लोगों के जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते थे उसको भी लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। जो इंटरपर्सनल जो उनके संबंध थे उसको भी लोगों ने प्रचारित और प्रसारित करना शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि आज हम उस दौर से आगे बढ़े हैं। आज कम से कम आज की जो पीढ़ी है धीरे धीरे उसको लेकर के ट्रेंड होना शुरू हुई है। लेकिन एकदम जब शुरू में कैमरा आया था तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे नौजवान जो हैं इस एमएमएस के शिकार होकर के फांसी तक जो है लगाए और उन्होंने आत्महत्या की। कुछ केसेस यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के ऐसे आए थे कि लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनका वीडियो बन रहा है। जैसे मॉल में जो चेंजिंग रूम होते थे वहाँ पर भी जो है कैमरा लगे रहने की खबर आई थी। कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी विज्ञान कोई एक नया आविष्कार करता है तो समाज उसको एकोमोडेट तुरंत कर ले, पॉजिटिवली एकोमोडेट कर ले, ऐसा करना मुश्किल होता है। जो पहली पीढ़ी होती है वो उसके निगेटिविटी का शिकार होती है, जो दूसरी पीढ़ी होती है वो निगेटिविटी को काउंटर करने में ट्रेंड होती है। मसलन फेक न्यूज़ का ये दौर है, फेक न्यूज़ होता है, लेकिन आज फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए भी ये पीढ़ी धीरे धीरे ट्रेंड हो रही है। मसलन आप देखेंगे जब भी कोई खबर आती है तो आजकल लोग सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि लिंक भेजो। जब भी कोई पोस्ट कोई करता है तो लोग कहते हैं कि लिंक भेजो, और उस लिंक को वो लोग ये कोशिश करने उसको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरी पीढ़ी जो होगी वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगी और इस सोशल मीडिया का, इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का एक जो है
इम्पॉर्टेंट रोल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसीलिए सच की जो ये परछाइयाँ हैं या सच के ऊपर जो ये खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, मैं इसको लेकर के बहुत नाउम्मीद नहीं हूँ और आपको भी नाउम्मीद होने के लिए नहीं कहता हूँ। और बस मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप सोचिए कि गांधी आज होते, भगत सिंह आज होते या अंबेडकर आज होते तो इस परिस्थिति का वो सामना कैसे कर रहे होते। पहली बात तो ये, गांधी आज होते तो गांधी ये नहीं कहते कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। गांधी आज होते तो कहते बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो, यही कह रहे होते ना। इसके साथ साथ ये जो आज सच को लेकर के जिस तरीके से झूठ के सहारे सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मसलन आज की मैं बात आपको बताता हूँ। जब आप लोग हैदराबाद में बहुत इत्मीनान से, बहुत डिसिप्लिन तरीके से मंथन का कार्यक्रम सुन रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पे किसान के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, डंडे चलाए जा रहे हैं और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन उनके ऊपर लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि गांधी जी होते तो क्या कर रहे होते। गांधी जी होते तो उस प्रोटेस्ट में डंडा लेकर के अगली कतार में उस प्रोटेस्ट के साथ चल रहे होते। आज जब हम गांधी को याद कर रहे हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि उनके विचारों का आज हमारे वक्त में, आज हमारे समय में क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आज गांधी का नाम हर कोई ले रहा है, लेकिन सच में गांधीवाद से, गांधी की मीमांसा से, गांधी की विचारधारा से किसको लेना है और किसको गांधी की विचारधारा, गांधी की मीमांसा और गांधी के पूरे व्यक्तित्व को डिमीन कर देना है, इस बात को समझने के लिए भी हमको ट्रेंड होना पड़ेगा। और इस बात के लिए अगर हमारे पास आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उसको यदि हम समझ पाते हैं, तब हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और गांधीवाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। गांधी के संबंध में एक बात मैं आपको कह दूं कि गांधी को डिमीन करने का काम इस देश के इतिहास में सिर्फ उन लोगों ने नहीं किया जो गांधी के खिलाफ थे। माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों को शायद ये बात बुरा लगे, गांधी को मानने वालों ने भी गांधी को डिमीन करने का काम किया। क्या राइट, क्या लेफ्ट, क्या सेंटर, तीनों ने मिलकर के गांधीवाद को डिमीन करने का काम किया। वो कैसे डिमीन करने का काम किया, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बंगाल के एरिया में जाएंगे तो यूथ के बीच में ये बहुत पॉपुलर है कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। जब आप दलितों के बीच में जाएंगे तो ये भी बात बहुत पॉपुलर है कि गांधी जी अंबेडकर जी के खिलाफ थे। जब आप इन जनरल नौजवानों के बीच में जाएंगे तो ये बताया जाएगा कि गांधी जी भगत सिंह के खिलाफ थे। और ये जो बात इतना पॉपुलर किया गया है, वो पॉपुलर एक्चुअली सच की परछाई नहीं है, झूठ की परछाई है। लेकिन वो परछाई इतनी भयानक है, इतनी गहरी है कि सच का सूरज भी कई बार उसमें छुपा हुआ नजर आता है। मसलन अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हर दौर में ऐसा होता है कि जो विचारक होते हैं, जो आइडियोलॉग होते हैं, जो आंदोलनकारी होते हैं, मान लीजिए कि कोई बुद्धिजीवी ही अपने दौर के हों, वो अलग अलग तरह की बातें कहते हैं और उस वक्त के, उस दौर के जो लोग होते हैं उनकी कुछ बातों से सहमत होते हैं और उनकी कुछ बातों से असहमत होते हैं। यदि हम रविंद्रनाथ टैगोर की भी बात करें तो उनके और गांधी जी के बीच में बहुत ऐसे विचारों का आदान प्रदान हुआ है जहाँ पे एक विभेद और एक मतभेद दिखाई देता है। और सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर के साथ नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी पीसी जोशी, जिनकी शादी महान क्रांतिकारी कल्पना दत्त से हुई थी, उनके और गांधी जी के बीच में जो पत्राचार हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के दोनों के बीच में डिफरेंसेस था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि दोनों के बीच में एक यूनिटी भी थी। और वो उस पत्राचार का एक रिजल्ट है कि अंततः गांधी कहते हैं कि यदि कम्युनिज्म से हिंसा को निकाल दिया जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट हूँ। ये गांधी जी के स्टेटमेंट हैं। इसके साथ साथ जब आप अंबेडकर जी के साथ भी गांधी जी के बातचीत को देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे डाइवर्जेंस मिलेंगे जहाँ पे वो दोनों बिल्कुल दो कोने पे खड़े हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा कन्वर्जन भी मिलेगा जहाँ पे वो आपको एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक वही बात सुभाष चंद्र बोस के साथ लागू होती है। और जो सबसे पॉपुलर चीज़ है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती, ये झूठ है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है जो बहुत पॉपुलर तरीके से बोला गया है, और मैं भी उसका शिकार था और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और मुझे भी लगता था बहुत लंबे समय तक कि गांधी जी की वजह से जो है भगत सिंह को फांसी हो गई। और ये बात आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मतलब जिस विचारधारा की बंदूक की गोली से गांधी की हत्या की गई, उस विचारधारा की बंदूक के निशाने पे आज इस देश का जमहूरियत है, इस देश का डेमोक्रेसी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी विचारधारा की बंदूक की गोली से गौरी लंकेश की हत्या की गई, उसी विचारधारा की बंदूक की गोली से कुलवर्गी पानसारे और डॉक्टर दाभोलकर की हत्या की गई है। और वो जो विचारधारा की बंदूक है, समय समय पे इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर चलाया गया है, और उस विचारधारा की बंदूक का जो असर है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, कई बार उसको आइडेंटिफाई करने में हमारे जो वामपंथी मित्र हैं वो भी अक्षम रहे हैं, और वो भी उसके प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए हैं। मसलन गांधी जी का जो पत्र इरविन को लिखा गया था, उसकी एक कॉपी हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से कॉलेज में मैंने जब देखा, तब मुझे पता चला कि मैं कितने बड़े झूठ का शिकार था। गांधी जी स्वयं पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस नौजवान की विचारधारा हमसे अलग है, लेकिन यह नौजवान इस देश के भविष्य को एक बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है, किसी भी सूरत पे इस नौजवान को फांसी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के कहने के बावजूद भी भगत सिंह को फांसी दी गई, लेकिन यह बात पॉपुलर किया गया ताकि गांधी जी की विचारधारा को डिमीन किया जा सके। गांधी जी की जब हत्या हुई तो लोगों के बीच में यह फैला गया कि गांधी जी की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि गांधी जी जो है वो पाकिस्तान को पैसा देने पे अड़े हुए थे, और गांधी जी पाकिस्तान के विभाजन के पक्ष में थे, हिंदुस्तान के विभाजन के पक्ष में थे, इसलिए गांधी जी की हत्या कर दी गई। हकीकत हम सब लोगों को पता है कि गांधी जी उस वक्त का जो कम्युनल उभार था, उस कम्युनल उभार के खिलाफ थे, और बिहार से लेकर के बंगाल तक वो जाते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, और जो कम्युनल माहौल देश के भीतर खड़ा किया गया था, जो 2 नेशन थ्योरी देश के भीतर में लाने की कोशिश की गई थी, और उसमें चाहे हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो, दोनों तरीके के लोग उसमें शामिल थे। और सिर्फ शामिल ही नहीं थे, ये दोनों मिल करके पाकिस्तान के एक इलाके में सरकार भी बनाए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना से पहले सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी इस देश को दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सा होना चाहिए, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये थ्योरी सावरकर के द्वारा दिया गया था। ये जो इतिहास है हमारा, इस इतिहास पे बार बार पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए आज जब हम 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ उनके स्वच्छता के प्रोग्राम के साथ, उनके चश्मे के साथ सीमित कर देने की साजिश चल रही है। अब उसकी भी रियलिटी क्या है, उसकी भी रियलिटी जब आप समझेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। गांधी जी कहते थे लेबर की डिग्निटी की बात, और लेबर की डिग्निटी की बात जब हम करते हैं तो आप मुझे बताइए कि गांधी जी की कोई तस्वीर आपने देखी है जब वो बाथरूम खुद से साफ करते थे? कोई एक तस्वीर आप मुझे दिखा दीजिए। और आज गांधी जी को याद करके पहले 4 गंदा पत्ता जो है वो बिखेरा जाता है, फिर 4 झाड़ू लाया जाता है, और उस 4 झाड़ू से जो है उसको साफ करने का नाटक किया जाता है 4 कैमरे को लगा करके। गांधी जी अपना बाथरूम खुद साफ करते थे बिना कैमरे का, कोई फोटो नहीं खिंचवाते थे वो। उसके साथ साथ जो लेबर के डिग्निटी की बात है, जब आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो स्वच्छता के सिपाही कौन हैं? स्वच्छता के सिपाही आपके मंत्री नहीं हैं जो कैमरा के सामने झाड़ू चला रहे हैं। स्वच्छता के सिपाही वो हैं जो दिन रात कचरा उठाते हैं, रोज गटर में उतरते हैं, वो स्वच्छता के सिपाही हैं। और उनकी डिग्निटी की बात कीजिए, उनकी डिग्निटी की क्या स्थिति है? उनकी डिग्निटी की स्थिति ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े अभी कुछ दिन पहले 5 सफाई कर्मी गटर में उतरने के चलते जहरीली गैस की वजह से मर गए। और इसके बारे में मैं एक डाटा आपको बता दूं। पी साईनाथ का एक लेक्चर मैं सुन रहा था। साईनाथ साहब ने बताया कि माल्या अकेले 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, जो गांधी जी के ज़माने में चला आ रहा था, आज गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा हुआ है और आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है। उस मैनुअल स्कैवेंजिंग को यदि हम एबोलिश करना चाहते हैं, 9,000 करोड़ रुपए में पूरे के पूरे मैनुअल स्कैवेंजिंग को एबोलिश किया जा सकता है। लेकिन ये प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि लेबर की डिग्निटी प्रायोरिटी में नहीं है। और प्रधानमंत्री जी
जब गुजरते हैं तो नहीं दिखने वाला नाली का गैस उनको दिख जाता है, लेकिन उस जहरीली गैस से मरने वाला इंसान इनको दिखाई नहीं देता है। मोदी जी, नाली के गैस से चाय बनता है कि नहीं बनता है ये नहीं मालूम, लेकिन नाली के गैस से इंसान मरता है ये हमको मालूम है, और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। और जब आप गांधी जी को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, तब गांधी जी के डिग्निटी, जो वो लेबर की बात करते थे, जो डिग्निफाइड लेबर की बात करते थे, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते थे, इसको आपको याद रखना चाहिए। इस देश में लेबर की कोई डिग्निटी नहीं है, किसी को भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है, किसी को भी ओवर टाइम नहीं मिलता है, किसी को भी पीएफ और ईएसआई नहीं दिया जाता है। और ये जो लेबर को लेकर के स्थिति है, और आज यदि गांधी जी जिंदा होते तो गटर में जो लोग उतर रहे हैं उनको गटर में नहीं उतरना पड़ता, और उनकी डिग्निटी के लिए गांधी जी जाकर के खड़ा होते। ये गांधी जी को याद करने का मतलब होता है। आज आप स्थिति देख लीजिए कि लोग हर समय, हर 2 तारीख को, हर 30 जनवरी को लोग जाते हैं, गांधी जी को फूलों से एकदम से सजा देते हैं, और ऐसा लगता है कि गांधी को फूल से सजा दिए हैं, अब गांधी के सारे विचार अब समाज में अपने आप लागू हो जाएंगे। हकीकत क्या है? ये सारे जो नेता हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जब ये गांधी को माला चढ़ाने के लिए जाते हैं। गांधी जी के बारे में ये जब बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी जीभ क्यों नहीं कांपती है गांधी के संबंध में बोलने में। गांधी जी राजनीति में सादा जीवन उच्च विचार की बात करते थे, और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग झूठा जीवन सूट विचार की बात कर रहे हैं। यही है ना, गांधी राजनीति में जो सादा जीवन है उसको लागू करते हैं। विदेश से पढ़ करके आए थे, बैरिस्टर बन करके आए थे, देश की आज़ादी के लिए, देश की जनता के सम्मान में। और इस संबंध में मैं एक कहानी आपको बता देता हूं। जब गांधी जी चंपारण गए थे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मीटिंग में महिलाएं नहीं आई हैं। कस्तूरबा को उन्होंने भेजा। अब कस्तूरबा की बात आई तो मैं याद करा देता हूं। जो लोग पत्नियां छोड़ करके भाग जाते हैं वो गांधी के मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं। गांधी जी तो कस्तूरबा को छोड़ करके नहीं भागे थे, साथ में लेकर के घूमते थे, और गांधी महान भी हुए। तो ये कोई कह दे कि पत्नी को जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक महान नहीं होइएगा, इस विचार को आप समझ लीजिए। कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि पता करो कि महिलाएं मीटिंग में क्यों नहीं आई हैं। कस्तूरबा जब गई तो पता चला कि लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि 4 साड़ी खरीद सकें। तो महिलाओं ने कहा कि हमारे घर में एक ही ऐसी साड़ी है जिसको पहन करके बाहर जा सकते हैं, और हम 4 औरतें हैं, तो हमने तय किया कि कोई एक क्यों जाए, तो हम चारों नहीं गए। इसको कहते हैं यूनिटी। हम चारों नहीं गए। यह बात वो गांधी को आकर के बताए, और गांधी ने तय किया कि हम कभी भी सूट बूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाएंगे। और आज क्या है कि जिनके पास सूट बूट नहीं था वो सरकार में इसीलिए आए हैं ताकि वो मोदी मोदी लिखा हुआ सूट पहन सके। इस फर्क को आप समझिए। हर पीला चीज जो है सोना नहीं होता है, और हर गुजराती गांधी नहीं होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और ये जो हकीकत है, आप विचार करके देखें कि आज के हमारे नेता कैसे हैं, कैसे वो गांधी के ऊपर फूल डालते हैं। गांधी, अगर माने आप पुनर्जन्म और आत्मा में भरोसा करते हैं, अगर आप जो है GTV बहुत देखे हैं, तो सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर गांधी की आत्मा होगी उस मूर्ति में तो क्या कह रही होगी? भाई वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रही, कहाँ लेकर के आ गए हो? हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम देश के लिए सूट पहन लिए। ये विचार तो समझ में नहीं आता है। और किसान के लिए लड़ते थे, वो किसानों के लिए संघर्ष करते थे। आज जो रूरल इकोनॉमी की हालत की गई है, आज ही के दिन, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस देश में 12,000 किसान एक साल में आत्महत्या करते हैं। और उन किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है, बीमा किसी को नहीं मिलता है, कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। मोदी जी के दोस्त हैं, 10,000 करोड़ का। और जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया गया है, उसका नतीजा यह है कि जब आप हैदराबाद की सड़कों पे निकलेंगे तो आप सोचते हैं पता नहीं कब ऑफिस पहुंचेंगे। जब गांव बर्बाद हो जाएंगे, गांव नहीं होंगे,
तो शहर सुंदर हो जाएगा। ये समझ में ही नहीं आता है। गांधी जी के ऊपर बस 2 तारीख को माला चढ़ा दो और बाकी गांधी के विचार जाएं भाड़ में। गांधी ने जो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात कही थी वो जाए भाड़ में। आज गांधी होते जो जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ वो नील आंदोलन को, नील की जो खेती होती थी, नील सत्याग्रह जो हुआ था, उसको लीड कर रहे थे। आज जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उसके खिलाफ भी गांधी अगली कतार में खड़ा होकर के संघर्ष कर रहे होते। ये बात हमको समझना चाहिए। किसान मर रहे हैं और उसको बीमा देने वाली कंपनी को मुनाफा पे मुनाफा होता जा रहा है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे? किताब लिखे हैं, गांधी ने भी किताब लिखी थी हिंदू स्वराज, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनके पास विचार थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पता नहीं इनका है कि नहीं है, हमको नहीं मालूम। वो किताब में कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो सारे मंत्री को सुबह उठ करके मंदिर जाने के बजाय गटर में डुबकी लगाना चाहिए। ये क्या है? ये है झूठ। इसको कहते हैं झूठ। खुलेआम झूठ बोलिए। देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, और आप कहिए कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सिटी स्मार्ट कैसे होता है हमको समझ में आज तक नहीं आया है। हम तो इंसान ही स्मार्ट होता है ये आज तक नहीं समझ में आया कि स्मार्ट इंसान किसको कहते हैं। और यह जो स्मार्टनेस है, ये स्मार्टनेस टीवी पे बिकता है, झूठ बिकता है। जो दिखता है सो बिकता है, झूठ दिखता है और झूठ बिकता है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है? फेयर एंड लवली लगाइए, स्मार्ट हो जाइएगा। क्रीम लगाने से लोग स्मार्ट होता है, तो ऐसा करेंगे क्रीम हम भैंस को लगा देंगे, भैंस भी स्मार्ट हो जाएगी। लॉजिकली सोच करके हमको बताइए कि क्या ये सचमुच गांधी का देश है? ये लोग जो गांधी जयंती का नाटक कर रहे हैं, इनको सच में गांधी से कोई मतलब है? सच में गांधी की विचारधारा पे एक कदम भी ये चलना चाहते हैं? गांधी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। एक मजेदार बात आपको बताता हूं। लाल बहादुर शास्त्री संविधान लागू होने के बाद 1952 में, संविधान लागू होने के बाद देश के पहले रेल मंत्री बने 1952 में, और लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने। इत्तेफाक देखिएगा, पैदा कहाँ हुए? मुगल सराय में। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया। किनके नाम पे रखा गया? क्या थे दीनदयाल उपाध्याय? रेल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे देश के। किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे क्या? कि मजदूरों के आंदोलन में शहीद हुए थे? हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है उसके लिए एक सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। और रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय में ही पैदा हुए, और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये हैं राजनीतिक मूल्य। और वो राजनीतिक मूल्य आज कहाँ पहुँच गया है? वो राजनीतिक मूल्य वहाँ पहुँच गया है कि पहले 2.5 साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि माल्या से वो मिले हैं। बताया कि माल्या से मिले हैं, इंतजार करते रहे। सेटिंग किया होगा कि माल्या को मत बोलना यार कि तुमसे मिले थे। माल्या कहा कि नहीं, पैसा तो हम लेकर के आए हैं, हमको वापस देश बुलाओ। बोला अभी आओगे, चुनाव है यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो माल्या ने कहा कि नहीं हम मिले थे। जब माल्या ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हाँ हम भी मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे। मुझे माल्या पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कोई मेरा 9 रुपया लेकर के भाग जाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वो तो 9,000 लेकर के भाग गया है। हम अपने देश के वित्त मंत्री पे ही भरोसा करना चाहते हैं। जैसे हम देखे हैं लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे, महात्मा गांधी थे, तमाम तरीके के लोग थे। क्या ये भरोसे के काबिल हैं? इन पे भरोसा किया जा सकता है? ये पहले नहीं बताए कि मिले थे। जब माल्या ने कहा कि मिले हैं तो इन्होंने कहा कि हम मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे, तुरंत बीजेपी आ जाती है। एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक कि विपक्ष के उलझुल सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे जो रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा।
मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है, डॉक्टर कहता है अपने आप को, तो बोला उससे पूछिएगा कि 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है, तो पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। अरे तब भी 4 होता था, अब भी 4 होता है और आगे भी 4 होगा, इसमें क्या दिक्कत है। हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है, तो वित्त मंत्री के बचाव में आई भाजपा, और भाजपा ने कहा कि नहीं, उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेल जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था, लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना हुई है। रोज रेल दुर्घटना हो रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। अब देश का प्रधानमंत्री जो है वो विदेश मंत्री का काम कर रहा है, दुनिया घूम रहा है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे गांधी जी का भी चश्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है। माने कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में नाथूराम बगल में गांधी। ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कहेंगे गांधी जी महान आदमी थे, गांधी जी अपना पखाना साफ करते थे, गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार करते थे, और गांधी जी का कोई भी चीज अपने ऊपर लागू नहीं कराएंगे। ना सादा जीवन उच्च विचार लागू करेंगे, ना रूरल इकोनॉमी को लागू करेंगे, ना किसानों की आत्महत्या पे कुछ बोलेंगे, ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे। कोई एक मंत्री, कोई एक बड़ा नेता, कोई एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, इसलिए हम नाथूराम गोडसे को आतंकवादी समझते हैं, नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा का सारा दोष जो है वो किसी और के सर पे मढ़ देना है। मसलन कि भाजपा ने कहा कि एनपीए जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, करप्शन जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या, तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था, अरे किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के वक्त में भी होता था। हम स्वीकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी बहुत अच्छा है, ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो जवाब नहीं होता है। तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है, इसको हम कैसे मान लें, इस देश के नौजवान कैसे मान लें, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एनपीए था, करप्शन था, इन जो समस्याएं हैं, इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, नया सरकार चुन करके लाया, नहीं तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे होते, क्या दिक्कत है। अरे कम से कम इतिहास तो झूठ नहीं बोलते ना मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कम से कम इकोनॉमी पढ़े हुए थे, इकोनॉमी समझे हुए थे, तो कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते तो डीमोनेटाइजेशन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किए होते, ये तो होता ना। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं, तो देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। और ये क्या मतलब होता है, हर सवाल को गुमराह करके आप नेहरू के पास पहुंचा देना चाहते हैं, अजीब बात है। मुझे तो लग रहा है कि इस दिन आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा मोदी जी का। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि इतने सालों का गड्ढा है, 70 साल में कांग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है, तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा। एक तो 70 साल जब ये बोलते हैं तब जो है ये उसमें बीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ लेते हैं, और इनका ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो 6 साल था उसमें भी कोई काम नहीं हुआ था। उससे भी आगे बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधानमंत्री बना है। इस पे विचार कीजिए कि गांधी क्या कहते थे। गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज देश का
जो प्रधानमंत्री है वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्माण करेंगे। और देश का निर्माण करने के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस देश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर पे हमको स्टिक होना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी उन गलतियों से जनता नाखुश थी और जनता ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी। अब नए लोगों की जब सरकार बनी, वो भी यदि गलती कर रहे हैं, वो भी जो वादा किया वो यदि पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये हमको दिमाग में डालना चाहिए। और ये बात हमारे दिमाग में ना आए, इस दिशा में हम सोच ना पाएं, इसीलिए ये जो आप कहते हैं ना, सच का तो छोड़ दीजिए, झूठ जो है वो इस कदर हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हम सच के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाते हैं। और वो क्या है? साफ साफ कहते हैं कि एनपीए कांग्रेस के वक्त में इतना लाख करोड़ हो गया था। होगा, लेकिन आपसे तो हिसाब हम तब का पूछेंगे ना जब आप अप्रैल 2014 से लेकर के अप्रैल 2018 के बीच में 3,16,000 करोड़ रुपया जो है लोन का, कॉरपोरेट लोन का माफ़ कर दिए हैं वित्त मंत्री रहते हुए। ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना, कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंदिरा गांधी से जाएं, ये सवाल पूछने के लिए हम नेहरू से के पास जाएं? ये प्रश्न है। और ये सवाल जब आप पूछेंगे तो साफ साफ आपको कह दिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो गलती की है उसकी वजह से आज जो भी समस्या है वो देश जूझ रहा है। तो कल को अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री कह देंगे कि पिछले 5 साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम कांग्रेस के वक्त में पैदा हुए थे। इस बहानेबाजी का क्या मतलब है? और हम एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के हवाले से ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे चलना चाहिए, लोकतंत्र में क्या जरूरी है। और लोकतंत्र में जो हमने पढ़ा है, माने हम डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारा डिग्री देख लीजिए। हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज लोग के सवाल को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है। बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि देश के भीतर शिक्षा में बजट कटौती क्यों की जा रही है। यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे, इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बुनियादी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा में लगातार बजट कट किया जा रहा है। जो किसान हैं, जो सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, सबका पेट भरते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी मशरूम वही उगाते हैं, किसान ही उगाते हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये सवाल है। मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं। और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीबोगरीब बयान देते हैं। एक तो जज साहब हैं, मैंने न्यायपालिका भी रो दी होगी उनके उस सवाल से। एक जज साहब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता इसलिए बच्चा पैदा होता। हमको तो सुन करके लगा कि हिंदू धर्म तो नहीं खतरे में है, लेकिन इस देश में विज्ञान, लॉजिक, गणित, दर्शन, इतिहास ये जरूर खतरे में है। इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है। और ये आप मत समझिए कि ये ऐसे ही किया जाता है, ये जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि ये एक डिजाइन है। डिजाइन ये है कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो झूठ को ही लोग सच मानने लगे। और इसीलिए ये बात आज बार बार बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। नो मैन, politics is just not all about perception. Politics is all about perspective. That is more important. That we have to understand.